एक दिन सुनाएंगे आपने हम लोग को। आज थोड़ा एक आध लाइन सुना देते तो मजा आ जाता, थकान दूर हो जाएगी थोड़ी सी। बस दो लाइन। तो इस वक्त मैं 80 घाट पे हूँ एक बार फिर से, और आज हमारे इस चैलेंज में एक और गेस्ट हैं, श्री मुकेश तिवारी जी। तो मुकेश भैया, आपको ये स्वीकार है चैलेंज? बिल्कुल। 150 मिनट में हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, मतलब अभी चलना शुरू करेंगे, राजघाट जाएंगे, राजघाट से यहाँ पैदल टोटल हमें जर्नी करनी है। समय है 150 मिनट। क्या टाइम हो रहा है? तो मुकेश भैया एक चित्रकार हैं, BHU से इन्होंने फाइन आर्ट्स की डिग्री ली हुई है। भारत के विभिन्न आर्ट गैलरीज में इन्होंने शो किए हैं, कई कला शिविरों में ये प्रतिभाग करते रहते हैं। समय 5:53 हो रहा है। 5:53। तो यानी हमें यहाँ पे 8:23 पे पहुँचना पड़ेगा। 23। तो हम लोगों ने अपनी ये जर्नी शुरू कर दी है। मुकेश भैया का दूसरा परिचय मैं देना चाहूँगा। मुकेश भैया बनारस शहर के एक रंगकर्मी हैं, जो कि दर्जन भर से ज़्यादा नाटक कर चुके हैं, विभिन्न शहरों में उसके शोज कर चुके हैं, और इनके इस जर्नी में मैं भी साथ रहा हूँ। और एक और ख़ास बात बता दूँ कि हम लोग कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए रूम पार्टनर भी रहे। एकदम बिल्कुल, है ना? अच्छा, पहले ये बताइए कि मैं रूम पार्टनर कैसा था? बहुत अच्छा। रूम पार्टनर नहीं, हम लोग भाई थे। हम लोग भाई थे, क्योंकि उसके पहले हम लोग रूम पार्टनर बनने से पहले हम लोग साथ में काफ़ी रहे एक दूसरे के रूम पे। पार्टनर बनना तो वो एक इत्तेफाक था, बाकी तो रहते एक दूसरे के ही रूम पर थे, भले अलग अलग था। पहले हम लोग का रूम अलग था, लेकिन हम लोग एक दूसरे के रूम पे जाते थे तो एक हफ्ते तक रहते। याद है? ये घाट है जहाँ पर हम लोग, इस घाट का नाम है प्रभु घाट। तो इस घाट पे हम लोग अपने नाटक जिया राजा बनारस, इसको मैंने और मुकेश भैया ने मिलकर लिखा था, और मैंने डायरेक्शन हाँ मिला, और मैंने डायरेक्शन किया था उसका। तो काफ़ी यादें उसमें, हम लोग 7-8 कलाकार थे। अब बनारस के ऊपर नाटक था तो रिहर्सल कहाँ हो, तो इससे बढ़िया जगह नहीं मिला हम लोगों को, और बहुत आनंद आता था। रिहर्सल में भी ऑडियंस मिल जाते थे। हाँ। तो जो कमी रहती थी लोग बता देते थे तुरंत। आमतौर पर रिहर्सल में कोई आने नहीं देता है अपने जल्दी, आम पब्लिक को, लेकिन अच्छा पे खुले में करते। और इस घाट को चूज करने की कई वजह थी। एक तो इस घाट ये प्लेन है, और दूसरी बात कि इसी के थोड़े आगे मैं दिखाऊंगा, हनुमान घाट पे मुकेश भैया रहते थे और मैं 80 के पास रहता था। बगल में से आ जाते थे, बगल से हम लोग आ जाते थे बीच में। ओके, और इसमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है, आने जाने वाले इधर से नीचे से उतर जाते थे। हाँ, ये नीचे से उतर जाते हैं हम लोग उस ऊपर वाले पे, पूरा स्पेस मिल जाता था जिस पे अभी भी लंबा है। ये कमरा जो दिख रहा है सबसे ऊपर वाला खिड़की जिसमें है, हाँ, इसमें हम लोग कई सालों तक रहे हैं। मैं और हमारे मित्र हरिदर्शन जी इस कमरे में 4-5 साल तक BFA, मुझे लग रहा है कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से हम लोग लिए थे कमरा, और यहीं से जाते थे। और यहाँ की बड़ी यादें जुड़ी हैं। खिड़की इधर खोलते थे तो पूरा घाट दिखता है, और सामने से गंगा जी का पूरा जो क्षितिज है दूर तक, वो मेडिटेशन करने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत मज़ा, और जो भी आता था उसको आनंद आता था। हम लोग चाहते थे कि सब लोग आएं और हमारे कमरे पर। उन्हीं में से मैं भी इस कमरे पे आया करता था। बहुत मतलब इतना मज़ा आता था कि कई दिन तक रहता था। और मुझे जो याद है कि जब बारिश के दिनों में जब पानी बढ़ जाती थी, तो मतलब लगता था कि जैसे पानी के बीच में एक कोई झोपड़ी है बड़ी सी, उसमें हम लोग, अभी जहाँ हम लोग चल रहे हैं वो पानी से पूरा भर जाता है। इधर ये जो पेड़ दिख रहा है पीपल का पीछे, इस पेड़ का आधा तना ऊपर पूरा पानी से भर वो मंदिर डूब जाता है। और ये हनुमान घाट लिखा है जहाँ पे,
अभी ये कलर हो गया है नया, ये पहले लाल रंग से था और पानी का पूरा निशान दिखता था। तो हम कभी कभी कुर्सी लगा करके चाय पीते हुए ऊपर बैठते थे एकदम, और पानी का लेवल पूरा यहाँ से होता था बिल्डिंग के। और उसके बाद ध्यान से घाट को देखते 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 पानी की धारा इधर से चलती है जब बाढ़ में एकदम तेज़ी से, कुछ देर के बाद लगता था कि पूरी जो बिल्डिंग है वो चलने लगी। और कुछ देर के बाद पता लगा चेत सिंह घाट भी चलने लगा। और 80 से लेकर के पूरा मुझे महसूस होता था पूरा घाट चल रहा है और पानी रुक गया है। क्या बात। और जैसे ही थोड़ा सा ध्यान भटकता था फिर से अपने जगह पे रुक जाता था। और इसमें जब मंदिर में पानी खड़खड़ खड़खड़ होते हुए जाता था तो लगता था पूरा बिल्डिंग हिल रही है, कहीं गिर न जाए। तो वो आनंद जब लेना होता था बाढ़ में मैं बैठ करके लेता था। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए? राजा घाट। हाँ, हाँ। जब हम लोग ट्रांसलाइट का शो करने वाले थे तो रात को फोटोग्राफी करते थे, और एक बार मैं थक गया तो ये सीढ़ी पे आके सो गया था। ये जो जा रही सीढ़ी, हाँ, हाँ। तो 3 व्यक्ति आए और कह रहे हैं कि कहाँ, किसके परमिशन से फ़ोटो खींच रहे हो? हमने कहा परमिशन से क्या, कह रहा इतनी रात हो गई है, चलो पुलिस स्टेशन। फिर हम लोग 3 लोग थे, हम लोग कहे क्या किया जाए, बड़ा मुसीबत हो गया। तो कहें अच्छा चलो तब पुलिस स्टेशन चलते हैं। वही धमकी दे रहा था पुलिस को, हम लोग चलिए पुलिस के पास, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वो सब उस साथ में एक और लोग थे तो बोले कि अच्छा ठीक है करो, लेकिन हमारा फ़ोटो दिखाओ, नहीं ना खींचे हो। तो हम दिखाए, तो एक फ़ोटो जो था उसमें पीछे से उसका एक हिस्सा आया था, वो कहा इसको डिलीट करो। तो हम ठीक है भैया लीजिए डिलीट कर दे रहे हैं। उसको डिलीट किया तब जाके छोड़े वो लोग। तो रात को हम लोग टहल के फोटोग्राफी की। कपड़ा नहीं पहना था क्या वो? कपड़ा पहना था ना? कपड़ा पता नहीं, याद नहीं। तब डिलीट क्यों करवाया? नहीं, उसको ये था कि अब कैसे छोड़ें, कुछ तो बोल के छोड़ेंगे। अच्छा, ये भी एक साइकी दिमाग की अजीब होती है। मतलब एक उसका दोस्त बोल दिया कि अच्छा ठीक है जाने दो। तो वो बोला अच्छा पहले फोटो दिखाओ। रात को लैंडस्केप भी बहुत किया हूँ मैं, वाटर कलर, क्योंकि मुझे उस समय येलो लाइट लगती थी। अभी तो लाइट सब चेंज हो गई हैं, वाइट हो गई हैं। तो उसमें जो घाट निकल कर आते थे रात को, तो उसका कलर पकड़ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। मुझे शुरू से ही लाइट, रात की जो लाइट है, जो कृत्रिम प्रकाश है, वो बड़ा अट्रैक्ट करता है। नहीं, ये बहुत बढ़िया आपने पॉइंट बताया। तो ये उस समय की जो लाइट थी येलो लाइट, और अभी की जो लाइट है, इससे कितना अंतर आ गया है? बहुत ज़्यादा अंतर, क्योंकि देखिए जब कोहरा पड़ता है या धुंधला जब मौसम होता है तो गाड़ियों में क्या जलता है? येलो लाइट जलता है। वाइट जला देंगे फिर भी येलो अलग से पूरा पीला जलाते हैं लोग। और एक तो लाइट जो उसके साथ मिलती है गाड़ियों के, उसमें भी येलो शेड होता है, पीलापन थोड़ा होता है। अब एलईडी वाली जो आ गई एकदम वाइट, तो उससे जब आप चलेंगे तो एकदम कुछ दिखेगा ही नहीं, केवल धुआं उसमें हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें हो रहा है। अभी जो घाट के डायमेंशन है वो ख़त्म हो गए हैं। जो भी आपको दूर तक पर्सपेक्टिव और जो परिप्रेक्ष्य दिख सकता था येलो लाइट में, जो निकल के उसका डायमेंशन और स्टोन का जो टेक्सचर है, वो सब मुझे लगता है कि वाइट लाइट में ख़त्म हो गया। हालांकि जब शुरू में लगना शुरू हुआ तो बहुत सारे आर्टिस्ट इस पर बोले भी थे, लेकिन अब धीरे धीरे वाइट लाइट की आदत पड़ गई है लोगों की, चमक धमक की। लेकिन उसका जो अलग आनंद था जो येलो लाइट थी। अच्छा, ये जो पत्थरें हैं इनका कलर गोल्डन कलर एक है, इसमें एक फील है गोल्डन कलर का, और वो जो येलो लाइट थी वो उसको और जो है इनरिच करती थी। और जो भी इसमें छोटे छोटे गड्ढे हैं, हाँ, उसको और उभार के निकालते। पत्थरों को लोग कलर कर दिए हैं। देखिए बहुत सारे घाट अब पेंट हो गए हैं, जो कि स्टोन का लाइफ ख़त्म कर दिया।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण घाट हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी याद है। जब फर्स्ट ईयर में लैंडस्केप करने आते थे रात को, तो उस समय एक घटना घटी और इस समय कितना कौतूहल है, हाँ? इस समय अगर देखा जाए तो कितना आवाज़, कितना शोर, कितना कौतूहल, लोग नहा रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन रात को उतना ही शांत हो जाता है बनारस। तो मैं उस समय बोला अपने मित्र से कि काशी दिन में जितना सुंदर है, रात में उतना ही भयावह भी है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और पेंटिंग करते करते पीछे से मैं गुनगुना रहा था एक गाना। वो गाना था, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया। अब पीछे से एक पागल औरत, पूरा बाल उसका खुला हुआ है और आके बोल रही है मेरे कान में कि पिया पिया बोले रंगीला जिया। अब मैं डर गया, पेंटिंग वेंटिंग छोड़ के पीछे हट गया। तो मीर घाट पे हैं मुकेश भैया, और यहाँ से अब हम लोग को सीधे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बंद है, तो हम लोग अब गली से चलेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। मुझे याद है कि सुबह सुबह एकदम भोर में उठ कर के और ब्रश, कलर, पेपर ले कर के वाटर कलर के लिए गलियों में निकलते थे बनारस के। और गलियों में निकलने का जो आनंद था, वो घूमने के साथ साथ सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनना एक होता था कि क्या बनाएंगे आज। उस स्थिति में कई बार बहुत सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते थे कि उसका टेक्सचर क्या है, दीवार का कलर क्या है, और गलियों का मूवमेंट क्या है, नीचे का स्टोन का टेक्सचर, बारिश पड़ा है, रिफ्लेक्शन है पानी का। मैं कभी भी अकेले बहुत कम निकला हूँ। जब भी निकला हूँ मित्र हमारे हरिदर्शन जी के साथ ही निकला हूँ। हम दोनों लोग निकलते थे, हालांकि मैं अन्य चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त हो जाता था। मेरा इस काम जो है बहुत तेज़ी से मैं कभी कभी ख़राब भी कर देता था, लेकिन वो इत्मीनान से बैठ करके पूरा गलियों का पेंटिंग किए हैं। और कभी कभी मैं बस देखता था, फ़ोटोग्राफी कर लेता था या लाइव बैठ के पेंटिंग। मेरा शुरू से ये अप्रोच रहा है कि पेंटिंग लाइव ही बैठकर किया जाए, क्योंकि उस समय जो फीलिंग होती है, उस समय जो लाइट का डायरेक्शन होता है और जो सोर्स ऑफ लाइट होती है, वो चेंज होता रहता है। अभी लाइट कुछ और है, 5 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा। तो जो बदलाव है वो पेंटिंग में आता है। अगर फोटोग्राफ से करेंगे तो वो तो अच्छा लगेगा दिखने में, लेकिन वो जो फीलिंग है जो चेंजिंग की, मान लीजिए कि पेंटिंग करने में गली का 1 घंटा लगा, 2 घंटा, तो उस 2 घंटे के बदलते हुए प्रभाव को, उस पूरे वातावरण को उस पेंटिंग में देखा जा सकता है अगर लाइव आप किए हैं तो। गलियों का सबसे पहले चुनाव करना कि कौन सा स्पॉट हम बनाएंगे जिसमें डायमेंशन दिखे, और डायमेंशन के साथ साथ कलर का और लाइट, सोर्स ऑफ लाइट का अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो। तो उस स्थिति में चौकी घाट हो गया, और आगे बढ़ते हुए दशाश्वमेध की तरफ हम लोग गलियों से बहुत ज़्यादा यात्रा करते थे। साइकिल भी हुआ करती थी, साइकिल से भी निकल जाते थे और बैठ करके पेंटिंग करते थे। भूख लगती थी तो कुछ इडली और उपमा वगैरह चौकी घाट पे बड़ा खाते खाते परिचय हो गया था। खाए, पैसा दिए, नहीं दिए, चले गए, बाद में दिए। फिर मिठाई खाने का भी शौक़ था साथ में, तो खाते पीते पेंटिंग करते थे। अब गलियों के विषय में बनारस के मैं बताऊंगा तो पेंटिंग के लिहाज से घाट का पेंटिंग बहुत लोग किए हैं, लेकिन गलियों का पेंटिंग बहुत कम लोग किए हैं। हाँ, फोटोग्राफी में गलियों का फोटोग्राफी हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन पेंटिंग बहुत कम लोग किए हैं। और यंग आर्टिस्टों में इस समय हमारे जो मित्र हैं, उनका बहुत सारा काम गलियों का था जो बहुत लोग पसंद किए। यहाँ से लेकर जर्मनी तक बिका वो काम, और आज स्थिति है कि उनके पास एक भी काम बचा नहीं है, सारा निकल गया है। और वो दौर हम लोग बहुत मिस करते हैं कि लाइव बैठ के पेंटिंग किया जाए। तो चलते चलते वो जो एक बहुत
मामूली सी चीज़ अट्रैक्ट कर जाती थी कभी कभी। ऐसा नहीं कि बहुत पेंटिंग के लिए बहुत बड़ा स्पॉट ही चाहिए। पता लगा गली में जाते जाते एक घर है टूटा सा, और घर का एक पिलर में वो लग गया है, क्या बोलते हैं उसको, सीलन लग के वो नोना, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं, नोना खा के वो झर गया है। और अंदर से कई कलर लेयर दिखने लगा है, जैसे ऊपर का चूना झरा, फिर सीमेंट झरा, फिर अंदर से मान लीजिए अगर स्टोन का आर्किटेक्चर है तो स्टोन में कई लेयर पपड़ियाँ हैं और वो कई कलर की हो गई हैं। तो एक छोटा सा स्पॉट का भी चयन करके वाटर कलर में या पेंसिल में हम लोग करते थे और बहुत आनंद आता था। छोटे छोटे स्पॉट भी हमें अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें प्रभावित कर सकते हैं, और वो पेंटिंग में बहुत मज़ेदार प्रभाव डाल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गलियों का मतलब कि पूरा एक गली दिखे पेंटिंग में, एक हिस्सा भी हमें प्रभावित कर सकता है। वो चाहे किसी पुराने दरवाजे का डिज़ाइन हो, चाहे किसी स्टोन का मंदिर हो छोटा सा, चाहे किसी रास्ते में जो पत्थर लगा होता है, उन पत्थरों पर पड़ता हुआ रिफ्लेक्शन। एक मैं गली का वाटर कलर किया था और वो फ्लो में बहता हुआ, जैसे बारिश हो रही हो, और सारा कलर वाटर कलर का बहुत आनंद है, बहते हुए एकदम जो इफ़ेक्ट आ रहा था। और एक मोटरसाइकिल जा रही है, एक पैदल आदमी, और जो बीच बीच में जो धोती और नंगे बदन जनेऊ पहन के या वो डंडी स्वामी लोग चलते हैं, तो उसका एक अलग आनंद है, पत्थरों पर नंगे पाँव। तो वो जो कंट्रास्ट पैदा होता है जो कलर का ना बनारस के गलियों में, जो एक कहा जाए कि एक ओल्डिस्ट पुरातन जो कलर लिए हुए, बर्नसाइना और ब्राउनिश कलर में, और चमकदार कहीं लाल मंदिर आ गया, वाइट कपड़े लटके हुए हैं, या एकदम डार्क गली है उसमें धोती पहन के एकदम सफ़ेद कोई साधु आ रहा हो, चंदन टीका लगाए। तो ये सब जो कलर का कंट्रास्ट है, और जो लाइट का सोर्स ऑफ लाइट गली में है, जब ऊपर से लाइट आती है छन करके, तो वो छन करके जो लाइट आती है उसका एक अलग मज़ा होता है। तो चित्रकला के लोगों को ये मालूम होगा कि लाइट का अरेंजमेंट जो है वो कंपोजिशन में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना लाइट के कुछ नहीं है। और गलियों का मतलब यहाँ के ऐसा है ना कि गलियाँ उत्तर से दक्षिण भी हैं, हाँ, और कहीं कहीं वो पूरब से पश्चिम भी हैं, और कहीं कहीं क्रॉस, आड़ा टेढ़ा तिरछा सारे तरीके के रास्ते मिल जाएंगे, मोटा पतला। और कहीं कहीं ऐसा प्रभाव दिख जाता है लाइट का ना कि जैसे लगता है कि अलग से फिक्स किया गया हो सनलाइट। कहीं मान लीजिए पूरब दिशा से गली आ रही है, वो घूम गई हो तिरछी, तो जो दुकानें हैं कचौड़ी की, जलेबी की या पान की, वो उसके साथ जो गली का मज़ा है वो शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता। उसके लिए देखना पड़ेगा चल के, और साथ में पेंटिंग करना पड़ेगा। तो एक दिन चलेंगे और इसको पेंटिंग में हम लोग लाया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि वो पुरानी यादें ताज़ी हों। हाँ हाँ, गोल की क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है? अब ये बना है क्या, पहले का बना है, आप मंदिर के नीचे महादेव जी का फोटो खींचिए ना। ये जो शेप है, ये मुझे लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बुद्धिज़्म के स्तूपा से के आर्किटेक्चर से प्रभावित होकर बनाया गया है। दरअसल 15वीं-16वीं शताब्दी तक तीन ही प्रकार के मंदिर बनते थे, नागर, वेसर और द्रविड़ स्टाइल में, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत और मध्य भारत का था। कौन कौन सा था? उत्तर का कौन सा, दक्षिण का कौन? दक्षिण का जो था द्रविड़ था, हाँ। और उत्तर का नागर शैली, हाँ। और जो दोनों का मिश्रण था वो वेसर शैली मध्य भारत में था। लेकिन ये जो स्टाइल है
इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल बोलेंगे, जो अच्छा। डोम आया। अच्छा। ये यहाँ का नहीं है। ये शुरुआत क्या है, ट्रेस की जा सकती है? हाँ, शुरुआत क्या हो सकती है इसका, मुगल के आने के हाँ, बाद? मुगल के पहले से ही, अच्छा अच्छा। जो दिल्ली सल्तनत के दौरान, लेकिन मुगल जब आए तो इसको मतलब कि हिंदू आर्किटेक्चर जो मंदिरों का था, हाँ। उससे मर्ज कर दिए। अच्छा। अकबर एक जो शासक थे वो एक तरीके से सारे धर्मों को मानने वाले थे, हाँ। और इस कड़ी में उन्होंने बहुत काम किया, और उस समय से ये प्रचलन में आ गया। मतलब कि हिंदुइज्म में भी, बुद्धिज्म, जैनिज्म में जो डोम स्टाइल है, और ख़ास करके बुद्धिज्म में तो ये खास आर्किटेक्चर माना गया है, जो स्तूपा का है। सांची का स्तूप देख लीजिए या कोई भी, तो वो अर्ध अंडाकार में होता है। तो ये अचानक देखे हैं तो अच्छा, मैं इसके पहले इतने दिन से मैं बनारस में हूँ, घाट पर आ रहा हूँ, लेकिन मैं कभी नोटिस नहीं किया था इसको। आज अचानक ये मैं नोटिस किया हूँ कि ये अलग आर्किटेक्चर बनारस में है, जो एकदम स्तूपा की तरह डोम है इसका। मतलब इससे ये महसूस होता है कि आप बनारस में अगर रोज रोज भी चलेंगे, अरे डेली कुछ न कुछ मिलेगा, नया मिलेगा। इतनी चीज। कभी कभी आदमी चलते चलते अच्छा, एक बौद्धिक जो विकास होता है उस पर भी डिपेंड होता है। अब बीच में मैं इसके बारे में बहुत पढ़ना शुरू किया, शायद मैं पढ़ा नहीं होता तो मुझे ये क्लिक नहीं करता कि अरे ये तो अलग है। हाँ हाँ। तो पढ़ना भी ज़रूरी है साथ साथ। हम लोग नंदेश्वर घाट पहुंच गए हैं, और इस समय 7:07 हो रहा है। 1 घंटा लगभग 13-14 मिनट हो गया, और चलते हैं। मुकेश भैया, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, आप गाजीपुर के हैं, मैं चंदौली, तो हम लोग के क्षेत्र में ये फाइन आर्ट जैसी चीज़ मतलब कुछ मानी ही नहीं जाती। करियर तो इसका कुछ हम लोग जानते ही नहीं है, इसका स्कोप क्या है। हाँ। तो आपको रुचि कैसे आई कि नहीं मुझे इसे ही करियर बनाना है? रुचि एक्चुअली मेरी अरे रुका यार, कैसे रुचि आई कला में, तो जाहिर सी बात है कि जिस जगह से हम लोग आते हैं, एकदम खांटी गांव है वो, और कला जैसे सब्जेक्ट का वहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है। कई बार पहले मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बनारस में, BHU में, लोगों को मालूम है। और गांव में पूछते थे कौन पढ़ाई करेला, हम बताते थे फाइन आर्ट। कहते हैं अच्छा फाइनल ईयर BA तो फाइन आर्ट बोलने पे उनको लगता था कि कुछ गलत मैं सुन लिया हूँ, तो फाइनल ईयर बताते थे। तो रुचि मेरी बचपन से कला में थी, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था दूसरे सब्जेक्ट में, और उसके कारण मैं बायोलॉजी ले लिया। तो बायो में फिगर वगैरह बनाना रहता है। इंटरमीडिएट तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पढ़ रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, बस स्कूल जाता था। अच्छा, आपने फाइन आर्ट का नाम सुना था इंटरमीडिएट तक? नहीं। अच्छा। कुछ पेपर में मेरा इंटरेस्ट था, न्यूज़पेपर में एक नई दिशाएं करके और ऐसे आता था एजुकेशन का, तो उसमें कई बार मैं देखा कि कला में आप बना सकते हैं अपना लाखों रुपए का करियर। तो उससे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट था कि इसकी पढ़ाई भी होती है। और मेरे बाबा कहते थे कि जो है तो के खाए के दे कुल बनावत रहे ले, तो बड़ी गरियाते थे कि ये कुल करत है, पढ़ाई लिखाई नहीं, खाए के दी तो के पूरा कापी और रोशनाई बर्बाद करत है, पेन रहता था कुछ भी। तो वो उनका परसेप्शन था, उनको नहीं मालूम था कि इसकी पढ़ाई होती थी, हमें भी नहीं मालूम था। अचानक इत्तेफाक से भैया के मित्र थे सुजीत गुप्ता, अभी भैया हैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, तो वो आए थे शादी में हमारी दीदी के, और वो देखे तो बोले इसका तो बड़ा अच्छा कला है। तो अगले दिन ही भैया मेरा बैग पैक कर दिए, बोले कि जाओ इसको लेकर इलाहाबाद। वहाँ पे मेरा तैयारी शुरू हुआ, और उसके पहले मैं सोचता था कि पूरा सेलिब्रिटी गांव में कि अरे मुकेशवा बड़ा बढ़िया चित्र बनावेला, ये तो पूरा विश्व में नाम रोशन करी। अब जब मैं आया इलाहाबाद, देखा कि लड़के बना रहे हैं, मेरा तो हालत ख़राब हो गया। अरे हम तो कुछ भी नहीं हैं। एक फिगर हम बनाने में दिन भर ले लेते थे एक आदमी का। यहाँ देख रहे हैं खटाक से मार के सब एकदम बना के एकदम उतार दे रहे हैं, 1 घंटा में पूरा एक कापी भर दे रहे हैं। तो वहाँ से मैं हतोत्साहित नहीं हुआ, मुझे एनर्जी मिला, और मैं बोला कि मैं भी सीखूँगा। और मैं चाहता था कि
ऐसा जादू आ जाए मेरे अंदर ना कि चलते चलते मैं जो सोचूं तुरंत ऐसे बना दूं। उसमें उस समय एक तो सीरियल भी आता था, वो पेंसिल से बनाए और उसको ऐसे करने पर तुरंत जीवित हो जाता था। हाँ, वो शकला का बूम बूम। शकला का बूम बूम। तो ऐसा मैं चाह रहा था कि जादू हो कला में, और वो स्पीड में बना के रखा। अभी वो स्पीड ट्रांसफ़र हो गई कई सारी चीज़ों में। मेरी रुचि जो है बदलती रही, कभी थिएटर में, कभी फिल्म मेकिंग में, कभी परफॉर्मेंस में, कभी फोटोग्राफी में। तो सब मिला के आर्ट का हाँ, ही। जैसे घाट का गली का सब आनंद लेते आए हैं, वही जीवन है, ले रहे हैं आनंद। अच्छा, विष्णु पुराण में कहा गया है कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको जितनी 64 कलाएं हैं, वो एक राजा की स्टोरी है, तो वो सारी का ज्ञान होना चाहिए। तो वो आपने आपने किया है उसको, और कर भी रहे हैं, प्रोसेस में भी हैं। ये बताइए कि तो आप मानते हैं आपकी जो बाबा कह रहे थे कि फाइन आर्ट खाए कि नहीं, तो वो सही कह रहे थे कि गलत कह रहे थे? मतलब खाने को देगा फाइन आर्ट? नहीं देगा, उनको मालूम नहीं था ना, उनको लगा कि जजमानी करेगा तो हाँ, उनको काम है, लगा या होगा, पढ़ लिख के कुछ अधिकारी बन जाए। हाँ, उनको लगा हो कि ये जो साइन बोर्ड पेंट करते हैं हाँ, वही हाँ। करेगा ये आगे चल के। तो मैं नाश्ता वास्ता भी था, तो सब लोग कहते थे कुछ ना करी तो नाच के अपन पेट भर ले। तो लेकिन बाहर निकलने के बाद बहुत कुछ बदलाव आया। जो थिएटर में स और श उच्चारण और ये सारी चीज़ें जो हमारे तरफ, ये सब कोई ध्यान नहीं देता है। उसमें बताया गया अभी भी बहुत बार गलत उच्चारण हो जाता है, तो उसको संभालना पड़ता है। तो हम लोग राजघाट पहुंच गए। टाइम एक बार दिखा दें आप। हाँ हाँ, नहीं तो बतियाते टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वापस भी चलना है। 7:18 हो रहा है, यानी 1 घंटे 25 मिनट हो चुके हैं। दिख तो रहा है? हाँ, दिख रहा है, दिख गया है। अब हम लोग यहाँ से चलना शुरू कर दिए हैं वापस। 7:27 हो रहा है और 58 मिनट बचा हुआ है हम लोग को वापस पहुँचने में। मुकेश भैया, आप जो है जितने भी लोग हैं, चाहे वो फाइन आर्ट से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप सबको 3 भारतीय कलाकार, चित्रकार और 3 विदेशी चित्रकार को रिकमेंड करिए कि उनके बारे में और उनके कलाकृति को सबको देखना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन अगर पहले मैं भारत की बात करूं तो जो सबसे पहले चित्रकार उभर कर आते हैं वो हैं राजा रवि वर्मा। उनके पहले तक बहुत सारे मिनिएचर आर्टिस्ट थे जो राजाओं के अंदर काम करते थे, लेकिन राजा रवि वर्मा का स्टाइल और उनका विषय वस्तु जो भारतीय पौराणिक है उसको देखना चाहिए सबको, क्योंकि वो चित्रकला को आम जनमानस तक लेकर आए, देवी देवताओं को और सबको बना करके। तो एक उनको पढ़ा जा सकता है कि वो किस तरीके से उनकी जर्नी रही। उनके ऊपर तो फिल्म भी है, रंग रसिया। और दूसरे चित्रकार हैं अवनींद्र नाथ टैगोर, उन्हीं के बाद उनकी कड़ी में। तो ये लोग कैसे उस दौरान जब विदेशी चीज़ें हावी हो रही थी तो कैसे भारतीय धरोहर को बचाने का काम किए। और तीसरे जो मुझे प्रमुख कलाकार लगते हैं वो हैं मकबूल फ़िदा हुसैन। ये कला को कैसे कमर्शियली जोड़ा जाए और कलात्मक वैल्यू को ख़त्म किए बिना, मतलब वो एक तरीके से वो क्रांतिकारी चित्रकार थे। वो दुर्भाग्यवश वो भारत की नागरिकता उनकी ख़त्म हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भारत के ही रहते तो ज़्यादा सही था। बाद में वो कतर की नागरिकता हासिल कर लिए। और विदेशी कलाकारों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि विंसेंट वैन गॉग के बारे में सबको पढ़ना चाहिए। उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, क्या है, लस्ट फॉर लाइफ। तो वैन गॉग के चित्रों में जो फीलिंग है वो पूरे जीवन मुफलिसी में बिताए, और उनके चित्रों का जो महत्व है उनके ख़त्म होने के बाद उभर कर आता है। तो वो चित्रकारों को एक ऊर्जा देता है कि कुछ भी हो जाए हमें चित्रकारी करते रहना चाहिए। और ये बहुत सारे चित्रकारों को इतना ऊर्जा दिया है
कि क्या पता कि मरने के बाद जो है हमारे चित्र समाज में कुछ बदलाव ला पाएँ। दूसरे जो चित्रकार हैं वो मैं बताऊंगा कि लियोनार्डो दा विंची, उनकी प्रसिद्ध कृति है मोनालिसा और द लास्ट सफ़र। वो ऐसे चित्रकार हैं जिनको केवल चित्रकार ही नहीं कहा जा सकता, एक ऐसा चित्रकार जो गणितज्ञ भी है, उम्दा संगीतज्ञ भी है और वैज्ञानिक भी है। वो सारी चीज़ों को लेकर अपने जीवन में चले तो उनसे एक प्रेरणा मिलेगी कि एक आदमी जीवन में कई सारी चीज़ें एक साथ कर सकता है, बस उसको करना पड़ेगा। तो ये ऊर्जा हमें उनसे मिलती है, लियोनार्डो दा विंची से। और ऐसा भी नहीं है, किसी भी फील्ड में कम नहीं रहे, बहुत सारे आविष्कार किए और बहुत सारे मैं तो कहूँगा कि उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए सबको, बहुत ऊर्जा मिलेगी चाहे किसी भी फील्ड से लोग। और तीसरे चित्रकार का मैं नाम लूँगा, वो उन लोग के बाद आते हैं, पाब्लो पिकासो। ये चित्रकार ऐसे हैं जो समय समय पर समय के साथ अपनी शैली में परिवर्तन करते रहे, जैसा दौर वैसा कार्य। तो एक तरीके से इनको कुछ लोग चतुर चित्रकार भी कहते हैं कि उनका ब्लू पीरियड, पिंक पीरियड ऐसे ऐसे आता रहा और वो क्यूबिज्म के पितामह कहे जाते हैं। एक तरीके से क्यूबिज्म की शुरुआत जो घनवाद है। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल क्यूबिज्म पे। क्यूबिज्म का मतलब जैसे कोई फॉर्म दिख रहा है, हाँ, तो वो फॉर्म ना हो करके हाँ, वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। जैसे कि इसका एग्जांपल दीजिए। जैसे ये सिलेंडर है, हाँ, अच्छा, हाँ, और वो पीछे वो ट्रायंगल है। हाँ, तो विश्लेषणात्मक अध्ययन उनका था, हाँ, कि किसी भी फॉर्म को जब तोड़ा जाएगा, हाँ, तो उसमें कितने सारे डायमेंशन आ सकते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म के थ्रू। अच्छा, तो उनके चित्रों में वैसा ही दिखेगा। उनकी जो फेमस कृति एक है वो है ग्वेर्निका। अच्छा, ग्वेर्निका वो विश्व युद्ध के ऊपर बहुत शानदार बनाए हैं। बहुत शानदार। तो उसमें जब आप देखेंगे तो वो अपनी फीलिंग को कैसे निकाले हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म के हिसाब से, और उनका पूरा यात्रा जो है ना, उसमें बदलाव दिखेगा। ऐसा नहीं है कि एक शैली वो लेकर चलते हैं और पूरा जीवन भर उसी पर टिके हैं, ऐसा नहीं है। और वो अपने तरह से बनाते रहे और लोगों ने अध्ययन के आधार पर उस पीरियड को बांट दिया। तो ये तो पेंटर हुए जिनको काफ़ी लोग वैसे जानते हैं। हाँ, हाँ। और आप कुछ ऐसे अंडररेटेड पेंटर्स का नाम लीजिए, किसी एक का नाम लीजिए। अब जैसे उन्हीं लोगों का मैं नाम लिया, उनके कड़ी में विदेशी कलाकारों में साल्वाडोर डाली हैं, हेनरी मातिस हैं, मोने हैं, प्रभाववाद के बहुत सारे कलाकार हैं जिनको कला वर्ग के लोग तो बहुत जानते हैं, लेकिन आम आदमी के अभी उसमें जहन में कम लोग जान पाते हैं। और भारत में भी ऐसे लोग हैं जैसे नंदलाल बोस, जामनी राय। इन लोगों को तो जो पढ़ाई कर रहे हैं लगातार कंपटीशन का, उनको तो मालूम है, लेकिन आम आदमी से ये दूर हैं थोड़ा सा, जो कि देश के लिए बहुत काम किए हैं, लोक कलाओं के लिए। उस कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, वो महिला चित्रकार हैं अमृता शेरगिल। अच्छा, वो बाहर रह के पढ़ाई की हैं और बाद में भारत आने के बाद उनका जो अप्रोच था वो भारतीय जो विषय थे और अजंता जैसे रेफरेंस से, और जो गरीब महिलाएं, आदिवासी महिलाएं और जो परिवार था उनका जो अध्ययन करके वो चित्र बनाई हैं, वो बहुत ही सुंदर चित्र है। और अमृता शेरगिल के बारे में हर एक महिला, पुरुष और हर एक भारतीय को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। उनकी बहुत कम उम्र में जो है मृत्यु हो गई। कितना समय हो गया देखा जाए? हाँ, समय एक बार दिखाइए। और इस समय हम लोग पंचगंगा घाट पे हैं। 7:55 हो रहा है। पंडित जी, अब गाना बहुत बढ़िया गाते हैं आप। आपका एक दिन सुने थे क्लासिकल। कभी सुनाएंगे एक दिन ना?
एक दिन सुनाएंगे आपने हम लोग को। आज थोड़ा एक आध लाइन सुना देते तो मज़ा आ जाता, थकान दूर हो जाएगी थोड़ी सी। बस 2 लाइन 2 लाइन सुना दीजिए तो मैं थोड़ा अच्छा अच्छा। आराम भी मिल जाएगा मुझे, पैदल यात्रा में हम लोग। बड़ा कठिन होता है अगर कोई अचानक बोल दे कि हाँ जैसे अचानक ना कुछ हो नहीं रहना है, इसको करना ही है हमको। पापा ने उसको मूड के ऊपर हमारा बदरिया घेरन आई रे कारी बदरिया बेमौसम घेरन आई रे बेमौसम घेरन आई रे कारी बदरिया कारी बदरिया घेरन आई रे कारी बदरिया अब जाऊं कहाँ पिया अब जाऊं कहाँ पिया रे अब जाऊं कहाँ पिया रे तुम नाहि संग मोरे तुम नाहि संग मोरे घेरन आई कारी बदरिया। ये बना रहे नहीं, जो आता है देख के बना देते हैं अपना, तुरंत में चेक करिए। बहुत बढ़िया। तो आप सुनते हैं कि ये बादल को देख करके आपने बनाया अभी, मतलब गाया? हमारा कुछ वो लिखा पढ़ ही नहीं रहता है कि यहाँ बना तो रहा है। शास्त्रीय संगीत सुनते हैं बनारस के कुछ बहुत अच्छे संगीत। अच्छा, मुझे एक चीज़ है कि हमेशा लेट हो जाता है। अब एक्टिविटी बीच में देखेंगे लोगों का, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हाँ संगीत सुनने लगे, कुछ बीच में शॉट आ गया। हाँ इस सब में तो देर होगा ना। हाँ। लेकिन चलते हैं, ज़्यादा दौड़ेंगे तो थक जाएंगे। अच्छा, बीच में रुक रुके हैं। मुकेश मैं बता रहा हूँ, मैं ये कई एपिसोड कर चुका है इसका। हमेशा कुछ गजब ही फीलिंग आती है। हर बार नया होता होगा। हाँ, और नया होता रहेगा। और क्या है ना कि स्टोरियाँ भी मिलती हैं इससे। मैंने अभी एक स्क्रिप्ट भी लिखी है, अभी उसका स्क्रीन प्ले नहीं लिखा है। स्क्रिप्ट तो ये गलियों में ही उसका इंस्पिरेशन एक आ गया था, कुछ पुराने मकान ये सबको देख करके। बहुत कमाल जीवन है। हाँ, और मृत्यु सामने है। यानी कि हम लोग मणिकर्णिका के ऊपर एक भाव आया था। हाँ, कि जो कपड़े रंगीन बिखरे होते हैं, फ्लावर्स, तो उसमें था कि अंत का बिखरा हुआ बसंत, अंत का बिखरा हुआ बसंत, धुआंठा घाट मणिकर्णिका। बहुत दिन हो गया, आगे का लाइन भूल गया। इसको हम लोग नाटक में भी किए। हाँ हाँ, बहुत सारे। तो हम लोग आगे आप आएंगे ना हमारे एपिसोड में? बिल्कुल, अभी तो कुछ भी नहीं, मतलब कि वो तो एक तरीके से जैसे हेडिंग जैसा है। तो
तो आप ये बताइए कि हमारे जो भी देखने वाले हैं उनको आप लाइव पेंटिंग डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे ना? बिल्कुल दिखाऊंगा क्योंकि मेरी भी इच्छा हो रही है। बहुत दिन बाद मैं लाइव घाट और गली का पेंटिंग करूंगा। क्या होगा? और गलियों में पेंटिंग करने का जो यात्रा रहा है हमारे और हमारे मित्र का एक साथ, हाँ उन सारे यात्राओं में स्मृतियों में बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरी, हाँ बहुत सारे संवाद हैं जिसको अभी मैं जो है बताऊंगा, कभी इत्मीनान से ज़रूर बताऊंगा और पेंटिंग भी करूंगा। तो जिस मित्र का आप नाम ले रहे हैं, हरि भैया, हाँ हाँ, श्री हरिदर्शन सांख्य जी, वो सांख्य आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, जो कि इस समय बहुत बढ़िया काम करी है बनारस विंध्य क्षेत्र ये सब एरिया में। उसके आप उनको एक दिन आमंत्रित करिए चलने को। उनको करूँगा। कितना बज गया? 8:14 हो गया, यानी कि 9 मिनट का समय बचा है हमारे पास। अरे यार, हाँ 8:14, यानी कि 9 मिनट का समय बचा है। बीच में जो रास्ता घूम गया है ना, हाँ घाट से जो गली के ऊपर चढ़ना, हाँ उसमें भी समय लग गया। हाँ, हाँ। रोड पे जाम है हाँ, और सीधा जाना होता तो कुछ पॉसिबिलिटी, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम लोग समय से पहुँचें। हम लोग मणिकर्णिका घाट को पार कर दिए और पार करते करते मैं बोला था कि घाटों का जो यात्रा है वो आपकी स्मृति को ताज़ा कर देता है, मतलब कि भूली हुई स्मृतियाँ जगा देगा। और इसी कड़ी में मैं भूल गया था लिखी हुई कविता, और कुछ और चंद लाइन याद आ गई हैं, उल्टा पुल्टा हैं लेकिन। अच्छा। कि अंत का बिखरा हुआ बसंत, धुआंठा घाट मणिकर्णिका, जहाँ आग की तासीर भी ठंडी होती है, जहाँ जीवन और मृत्यु अन्योन्याश्रित होते हैं एक दूसरे में। उसके आगे का बड़ा बेहतरीन लाइन था, वो अभी भी नहीं याद आ रहा है। तो ये हम लोग विश्वनाथ गली के बाहर थोड़ा पहुंचने वाले हैं। ये देख रहे हैं पीछे बना हुआ, ये नया यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सारा एक कलर है ना, उसके लिए ये पुराना बनाया गया है। वेनिस क्या कोटो? हाँ नहीं कोट लगत है कि पकड़िए तुमने थोड़ा। अरे यार, अरे सॉरी। हाँ 8:23 हो गया, यानी कि हमारा समय यहीं पे समाप्त हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन हम लोग जो है अपनी यात्रा कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कितना और समय लगता है। हाँ, बनारस की एक खासियत ये है कि जब तक आप बनारस में रहते हैं तब तक तो ठीक है। हाँ जहाँ बनारस से अलग हुए हाँ आपको बनारस की याद सताने लगेगी। अब फिर जब दोबारा आएंगे आप हाँ। कुछ महीने कुछ साल के बाद, तो उसका असली सौंदर्य समझ में आएगा। क्या हुआ? ये वॉकिंग चैलेंज में हमें वॉकिंग करना चाहिए और कैसा एक्सपीरियंस? अरे मैं कई दिन से सोच रहा था अच्छा। घर में लॉकडाउन में बैठे बैठे कि मुझे पैदल चलना चाहिए। हाँ। लेकिन गांव का रास्ता, बारिश लगातार इस समय हो रही थी, हाँ तो मैं चल नहीं पा रहा था। प्लस बहुत सारी चीज़ों में फंस जाता है आदमी, वादा करता है अपने आप से लेकिन फिर भी उस पर ग्रह लग जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस वॉकिंग चैलेंज से मुझे बहुत खुशी मिली है कि मैं जो कई दिनों से चाह रहा था पैदल चलना, वो पूरा हुआ है। और कई लोगों को ये अपील करेगा, मैं लोगों से अनुरोध भी करूँगा कि लोग इसको देखें और चैनल को अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे जुड़ें, क्योंकि ये एक यूनिक मीडियम जो निकल के आ रहा है हमारे सामने, कि चलते चलते बातचीत हो रही है और शारीरिक जो है व्यायाम भी हो रहा है और एक दूसरे से जुड़ाव भी हो रहा है, पुरानी यादें ताज़ा भी हो रही हैं। उसमें बहुत सारे घाटों से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक पक्ष भी सामने आ रहा है। तो न जाने और कितनी चीज़ें हैं, वो तो मेरा एक दृष्टिकोण है, आपका अलग दृष्टिकोण हो सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जुड़ें और इसको हम लोग पहुँच गए हैं, पहले टाइम देख लें
अब खुशी हो रही है और दर्द भी पैरों में थोड़ा थोड़ा चुनचुना रहा है। कितना बज गया? 8:44। 44 ये ब्लर रही है, हाँ 8:44। वही 171 मिनट के समय में हम लोग पहुंच चुके हैं। कितना विलम्ब हुआ? 21 मिनट। 21 मिनट। मैं तो सोचा था कि समय के अंदर मैं पूरा कर लूँगा लेकिन कोई ज़रूर है जो पूरा करेगा। बिल्कुल। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वो व्यक्ति मैं ही हो सकता हूँ। ज़रूर हो सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आप जुड़िए और आप संपर्क कर सकते हैं इस वॉकिंग चैलेंज को। और ज़रूर, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतीक महंत के ही साथ करें, आप अकेले भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। और लेकिन इस यात्रा को, इस पूरी कड़ी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें।